नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और सभी भारतीयों को नए साल की हार्दिक बधाई दी है। देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई दी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई दी है। सुख, शांति, समृद्धि और मंगल जीवन की ढेरों शुभकामनाएं यहाँ पर मायावती ने दी हैं। सभी मेहनतकश लोगों का जीवन संघर्ष सफल हो। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और सभी भारतीयों को जो देश और विदेश में रहते हैं सभी के सुख शांति की यहाँ पर प्रार्थना भी की है और मेहनतकश लोगों का जीवन संघर्ष सफल हो। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सभी भारतीयों के जीवन की और सुख समृद्धि की यहाँ पर प्रार्थना मायावती ने की है। जो देश और विदेश में भारतीय रहते हैं उनके लिए भी मायावती ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जो मेहनतकश लोग हैं उनके जीवन में संघर्ष सफल हो। तो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके सभी भारतीयों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सुप्रीमो मायावती ने शुभकामनाएं दी। लखनऊ के एक होटल में 5 लोगों की हत्या हो गई। जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि इस होटल के कमरे में 5 शव मिले हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। अभी सभी से प्राथमिक पूछताछ की जा रही है। 5 लोगों के शव हैं जिनमें 4 बच्चियां और उनकी मां शामिल है। 30 तारीख को यहां होटल में आए थे। उनके भाई और पिताजी उनके साथ थे। पोस्टमार्टम और पूछताछ के बाद ही जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि आरोपी अरशद ने अपने परिवार के 5 लोगों को, 4 बहनों और मां की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया। तो ये लखनऊ से पूरा खूनी खेल सामने आया है, जहां होटल में एक आरोपी ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 4 बच्चियां और उनकी मां शामिल है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी जुड़ चुके हैं। निखिल, होटल में खूनी खेल, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें आगरा से एक परिवार आया था जो चारबाग के मार्केट में एक होटल है, यहाँ काफी लोग रुकते हैं, वहाँ पे रुका था और 30 तारीख को ये परिवार आके रुका था, जिससे उसने अपनी 4 बिटिया और माँ की हत्या कर दी। बात करें तो इसमें अरशद है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो पिता है वो अभी फरार है। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, हम उसी होटल के पास मौजूद है जहाँ पे इस तरह पुलिस अंदर छानबीन कर रही है। पूरी तरह आप देख सकते हैं किस तरह से रस्सी से बंधा हुआ है, अंदर जांच चल रही है। बात करें तो उसमें उसका जो पिता है वो अभी बदर जो पिता है वो भी फरार चल रहा है। जब लगातार होटलों की सघन चेकिंग करी जा रही है पूरी कोशिश कर उसको गिरफ्तार करने की। बात करें तो हर जगह उसको ढूंढने की तलाश करी जा रही है। जी निखिल, क्योंकि नए साल को लेकर पुलिस लगातार होटलों की जांच कर रही थी, चेकिंग अभियान चल रहे थे, उसके बाद भी इस तरह की घटना सामने आ जाना सवालिया निशान लग रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये परिवार 30 तारीख को आके रुका था यहाँ पे और उसके बाद से ये रुका हुआ था। कल रात में लगभग बताई जा रही है घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन सुबह जब इसको पता चला है, हालांकि मौके पर पुलिस आ गई है, छानबीन पूरी कर रही है। जी तो निखिल, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है और क्या कुछ कार्रवाई अब पुलिस के द्वारा की जा रही है? जी बात करें तो वजह आपकी कलह की निकल के आ रही है, पारिवारिक कलह की बात कही जा रही है, लेकिन सारे बिंदुओं पे जांच करी जा रही है। जब जांच
ये निकल के आएगा सामने तभी पता चल पाएगा। बात करें तो अरशद से पूछताछ करी जा रही है। अभी जो भी बात पता चला वो क्लियर सामने निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि जो उसका पिता जगह है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार कोशिश कर रही है। जी निखिल, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद अब जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया गया है? जो और होटल हैं उनकी क्या भी जांच चल रही है? क्या चेकिंग अभियान अभी और होटलों का चलाया जा रहा है? क्योंकि नया साल है और नए साल के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आना एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बात करें तो ऐसी घटना सामने आई है। पुलिस पूरी तरह से होटलों पे चेकिंग कर रही है और इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसी घटना अचानक में सामने निकल के आती है। इसमें पुलिस भी पूरी तरह से संवेदनशील होती नजर आती है, लेकिन जब घटना अचानक में हो गई तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। जी चलिए निखिल, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएं। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए मोहन भागवत से कई सवाल किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कई सवाल मोहन भागवत से अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? तो एक बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से पूछा है कि जो बीजेपी ने गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? केजरीवाल ने पूछा, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? तो केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर कई बड़े सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी कर रही है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? तो ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। कई तरह के जो सवाल हैं वो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर आरएसएस प्रमुख से किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि चिट्ठी के जरिए कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वोट खरीदने का जो सवाल है वो यहाँ पर पूछा है। बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या मोहन भागवत उसका समर्थन करते हैं? तो केजरीवाल ने कई तरह के सवाल यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस प्रमुख उसका समर्थन करते हैं?
बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के संभल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने इंडिया वॉइस पर बड़ा खुलासा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार पर ज्यादती कर रहा है। फर्जी मुकदमे में बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल के बयान पर कहा कि यदि मंत्री को खतरा है तो यह गंभीर है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। यूपी के संभल बवाल को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। समाजवादी पार्टी ने जहां बीजेपी सरकार पर बवाल कराने का बड़ा आरोप लगाया, वहीं बीजेपी भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी यहां पर सियासत कर रही है। संभल जाकर सपा के डेलीगेशन ने मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी और डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से चेक सौंपा। आप संभल गए थे, वहाँ क्या देखा आपने? संभल में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो घोषणा की गई थी कि मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, उसका उन्होंने चेक जो है दिया और हम लोग ले जा कर के वहाँ मृतक परिवार में जो है उसको बांटे और उसको वहाँ की जो वस्तु स्थिति थी जो है उसकी जानकारी किए जो है। वहाँ पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह कानून के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए जो है। 5 लोगों की हत्या हुई, तो आज तक तो कौन हत्या किया उसका जो है मुकदमे नहीं दर्ज हुआ। मुकदमा जो है 7 दर्ज जो है अलग अलग समय दिखाते हुए पुलिस ने कर दिया, जबकि पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि जामा मस्जिद का जो घटना हुई वह एक ही समय में एक ही स्थान पर हुई जो है। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि एक ही स्थान पर और एक ही समय में अगर कोई घटना होती है तो उसका एक ही FIR लिखा जाएगा। और यहाँ जो है पुलिस जो है 7 FIR लिखती है, 7 में जो है 15-15, 20-20 धाराओं में FIR लिखना, कुछ लोगों को नामजद करना, 700-800 लोगों को अज्ञात कर देना। तो जो अज्ञात जिसको पुलिस ने कर दिया वह चाहे जिसको चाहती है उसको उठा के उसमें भर देती है। हम लोग इतना ही नहीं किए, केवल वहाँ पर सारी वस्तुस्थिति की जानकारी होने के बाद जिलाधिकारी और SSP भी आए, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात किया और उनसे भी पूरी तरह से बात किया जो है कि आप लोग जो है जो पुलिस द्वारा पूरी तरह से जो है माइनॉरिटी को त्रस्त किया जा रहा है, जिस तरह से वसूली वहाँ पर हो रही है कि केस में डाल देंगे, नहीं तो जो है तुम जो है इस तरह से मैनेज हो, नहीं मैनेज जो हो रहा है गरीब है तो उसको केस में डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जो है दिक्कतें जो है पैदा वहाँ पर हैं। जनता जो है डरी हुई है, सहमी हुई है और दूसरा एक और नया बवाल जो है खड़ा वहाँ किया जा रहा है कि ज़मीन जो मस्जिद के सामने खाली है उसको जिलाधिकारी द्वारा और SDM द्वारा बताया गया कि आबादी की ज़मीन है और इस पक्ष द्वारा बताया गया जो है जामा मस्जिद के जो प्रबंध तंत्र है उनके द्वारा बताया गया कि ये ज़मीन हमारी है कागज़ में। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी से कहा कि आप रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड के आधार पर उसका निर्णय करिए जो है और इस काम को तब तक बंद रखिए जब तक कि ये निर्णय नहीं आ जाता है कि यह ज़मीन का ओनर कौन है। पुलिस कह रही है कि वहाँ जो है पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, विदेशी कारतूस मिले हैं, ISI संबंध हो सकते हैं यहाँ के लोगों को, क्या लगा? भाई घटना जो ये हुई कि मस्जिद खोदी जा रही है, इस अफवाह पर वहाँ से लोग जो जहाँ से सुना वहाँ से जो है भीड़ इकट्ठा हो गई जो है। अब उसमें ये जो है पाकिस्तान का कनेक्शन होना
या न होना, ये जो है ये मामला कहाँ का है। कोई पूर्व सुनियोजित योजना तो थी नहीं जनता की। पूर्व सुनियोजित योजना तो सरकार की और प्रशासन की थी। जनता तो भीड़ में जो है इकट्ठा हो गई, जो है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे एक्सीडेंट होता है कहीं, हम लोग भी गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ियां सब एक लाइन से खड़ी हो जाती है, सब लोग जाके देखते हैं कि कैसे घटना हुई। तो क्या हुआ, घटना देखने चले गए तो हम भी मुलजिम हो जाएं। जी बिल्कुल, लाल बिहारी यादव जी का कहना है कि संभल में जिस तरह से बवाल हुआ वह सरकार की सुनियोजित साजिश थी और साथ ही साथ वहां पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहीं इन सब के बीच मंत्री आशीष पटेल, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने जान को एसटीएफ से खतरा बताया है। तो ऐसे में अब यह बयान कहीं न कहीं काफ़ी सुर्खियों में है और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यह गंभीर विषय है। हालांकि अब देखना है कि मंत्री आशीष पटेल के बयान के बाद आगे क्या एक्शन रहता है, यह समय बताएगा। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर सीतापुर से है, जहां डीएम सख्त मोड पर नजर आ रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए आम लोगों की दुश्वारियों को समझने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद भ्रमण करने निकले हुए हैं। रैन बसेरों और जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंदों को कंबल बांटे। आपको बताते चलें कि सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बस स्टेशन स्थित रैन बसेरा और अलाव का निरीक्षण किया। रैन बसेरे में ठहरे हुए यात्रियों से बात कर उनके आने की वजह की जानकारी दी। रैन बसेरे के रिकॉर्ड रजिस्टर का अवलोकन किया। जरूरतमंदों को उचित देखभाल के साथ रैन बसेरों में रजाई और गद्दों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। खबर कोटपुतली से है, जहां ऑपरेशन चेतना अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 198 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। कोटपुतली में बड़ियाली ढाणी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित जिले के सभी अधिकारी लगातार मौजूद रहते हैं। आज 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फिर भी अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है। तो चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। 10 दिन हो चुके हैं, 198 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो प्रशासन की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, वो बच्ची तक नहीं पहुंच पाई है। तो लगातार 10 दिन से जो रेस्क्यू जारी है उसमें अभी तक प्रशासन को सफलता नहीं मिली। हालांकि जो कल तक खुदाई चल रही थी, बताया जा रहा था कि कुछ दूरी पर ही अब चेतना है, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो लाइन गलत है। फिलहाल हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीताराम गुप्ता जुड़ चुके हैं। सीताराम, आज 10वां दिन है, क्या कुछ अपडेट है? जी पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन को 10वां दिन है और लगातार 195 घंटे से ऊपर हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी है। और एक बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रेस्क्यू टीम जो है वो लगभग बोरवेल तक, चेतना तक पहुंच गई है और कुछ ही घंटों में चेतना को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन और हमारी चिकित्सा विभाग की टीम वहाँ मौके पे अलर्ट है। जहाँ राजकीय बीडीएम चिकित्सालय में चेतना को लाया जाना है, वहाँ लगातार प्रशासन वहाँ अलर्ट मोड पर है। सीताराम, कल कहा जा रहा था कि बच्ची से जो रेस्क्यू टीम है वो 2-3 फीट दूर है, लेकिन बाद में पता चला कि जहां पर खुदाई चल रही है वो साइड ही गलत है। तो क्या कुछ उन्होंने पहले से जांच नहीं की थी, पहले से जो चीजें सेट करनी थी टीमों को बुलाकर, वो नहीं कर पाई थी? जी पुष्पेंद्र, आप सही कह रहे हैं। जो टनल खोदी जा रही है उसकी कहीं ना कहीं दिशा चेंज हो गई थी। लगभग 3-4 दिन पहले से ही 5 विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई थी इसको दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा दिशा का चक्कर पड़ गया था। कल फिर से एक माइंस एक्सपर्ट को बुलाया गया, नीचे उसको उतारा गया, उसने दिशा भी चेक करी और उसने थोड़ी दिशा बदल गई थी, उसको दोबारा से इन्होंने सुचारू किया और जो दिशा में टनल खोदी गई थी अब वो बोरवेल मिल गया है। सीताराम, अभी जो डॉक्टर्स हैं उस बच्ची की हेल्थ को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या अभी तक जो 10 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ना खाना और ना पानी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? जी पुष्पेंद्र, मैं बताना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग की टीम लगातार मौके पे मौजूद है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है और बोरवेल तक जो टीम पहुंची है वो भी
बारवाली में जो नीचे पत्थर है उसकी थोड़ी खुदाई जारी है और प्रशासन बिल्कुल अभी चुप्पी साधे हुए है। चेतना के स्वास्थ्य के बारे में अभी कुछ नहीं बता पा रहा है। जब प्रशासन और चिकित्सा विभाग को टीम को बताएगा उसके बाद ही चिकित्सा टीम कुछ बताने में सक्षम होगी। क्योंकि जो स्थानीय नेता हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वो भी मौके पर ही मौजूद हैं, वो लगातार टीम के साथ लगे हुए हैं। तो क्या कुछ डीएम की तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है? प्रशासन अभी इस मामले में कुछ नहीं कह रहा है। जब चेतना बाहर होगी उसके बाद ही प्रशासन में उनकी स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा टीम उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बता पाएगी। चलिए सीताराम, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 5 करीबियों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और प्लॉटिंग करने का मामला सामने आया है। मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने सरकारी जमीन का निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर गुड्डा देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। यह मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में गाटा संख्या 636 की जमीन पर अवैध कब्जे का है। तो गायत्री प्रजापति के करीबियों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग का मामला सामने आया है, जहां पर जो मामला दर्ज किया गया है और 5 करीबियों पर सरकारी जमीन का ये मामला है। तो मंत्री गायत्री प्रजापति के करीबियों पर बड़ा आरोप लगा है। 5 करीबियों पर सरकारी जमीन पर कब्जे का ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने का मामला सामने आया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।